जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग भी जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, खूब आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। मंडे का दिन आम दिनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि छुट्टी गुजारने के बाद हमारा जो वर्क मोड होता है वो ऑन नहीं होता, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन कुछ लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि अगर अपने हफ्ते का आगाज़ आप अच्छे अंदाज और अच्छी एनर्जी के साथ कर लें तो सारा वीक ही आपका अच्छा गुजरता है। वैसे भी माहिरीन के लिए भी और हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ा जाए। और कल मैं एक जगह भी पढ़ रही थी कि जब आप कुछ करने का सोचते हैं तो कुछ लोग आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते ज़रूर है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप उन पत्थरों को रास्ते की दीवार बनाते हैं या कामयाबी का पुल बनाते हैं। और मंजिलें बहादुरी और बहादुरों का ही एक कह लें कि इस्तारा होती हैं और बुज़दिलों के लिए तो खौफ ही उनको मार देता है। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। तो हम बचपन से ही पढ़ते और ये सुनते भी आ रहे हैं कि दांत अच्छे हों तो आपकी सेहत भी अच्छी होती है और हकीकत भी यही है। अगर आपके दांत सेहतमंद नहीं हो तो आप कुदरत की पैदा करदा कई नेमतों से महरूम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ चमकदार, साफ और सेहतमंद दांत आपकी मुस्कुराहट को भी एक ऐसी ताकत बख्शते हैं जो आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा करती है। लेकिन आजकल की नाकिस ग़िज़ाओं और हमारी गैर मुनासिब ग़िज़ाई आदात की वजह से दांतों के जो मसाइल हैं उनमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। अक्सर लोग हमें ठंडा और गर्म लगने की शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं, तो कई लोग मुंह से आने वाली बदबू से परेशान दिखाई देते हैं। मसूड़ों से खून आना भी एक अहम मसला बनता जा रहा है और इन मसाइल से छुटकारा कैसे मिल सकता है और हमें अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना चाहिए, ये जानते हैं हमारी एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर ज़हरा मसूद हमारे साथ मौजूद है, डेंटल सर्जन है। डॉक्टर ज़हरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। डॉक्टर ज़हरा, मतलब पहले हम ये सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि मतलब हमारे जो बड़े हैं उनके दांत अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग और चमकीले, चमकदार, मतलब हमारे अब जब हम लोग जवान हो रहे हैं और अभी बुढ़ापे की तरफ जा भी नहीं रहे तो हमारे कमज़ोर दांत, पीले पड़ते हुए दांत, ये क्या मसले क्या हैं हमारे? क्या ओवरऑल हमारी जो डाइट है वो चेंज हो चुकी है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है? आपकी बात एक हद तक बिल्कुल ठीक है और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल जो है आजकल आ रहा है। हमारे जो आबाओ अजदाद थे उनका जो लाइफस्टाइल था दैट वाज प्रिटी मच सिंपलर। मतलब सुबह फजर के वक्त उठना और उसके बाद अपने आप को टाइम देना, अपनी खुराक पे तवज्जो देना, ठीक है, मसवाक का इस्तेमाल करना और जो है उनके इतने टाइम मैनेजमेंट वाले इश्यूज नहीं थे, हर चीज़ भागम दौड़ी नहीं थी, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम था और खुराक जो थी वो प्योरेस्ट फॉर्म में थी। यानी उनकी जो खुराक के अंदर दूध, दही, अंडे का इस्तेमाल वो डेली बेसिस पे, ऑन द रेगुलर बेसिस और डेली बेसिस पे उनको होता था और वो भी प्योर फॉर्म में। और इसके साथ साथ जो है जो फैंसी फूड्स थे, जैसे अब आजकल जैसे बेकरी आइटम्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और जंक फूड है, ये सारा जो है ये उस वक्त नहीं था। अच्छा। और जो है खुराक जो है वो ज़्यादा सख्त चबाने वाली खुराक और इस तरह की सख्त जो खुराक और कैल्शियम से भरपूर और सारी इस तरह की खुराक ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। इसकी वजह से कि नेचुरली उनके जो दांत है वो भी मजबूत होते थे और सेकेंडली ये कि वो मसवाक का चूंकि रेगुलर इस्तेमाल करते थे तो उनके साथ साथ जो है वो दांत और मसूड़े मजबूत होते रहते थे। और जो है ये है कि मतलब मसवाक करना हमारे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये है कि मसवाक के जो लोग मसवाक का इस्तेमाल करते हैं वो फिर अपने आप को लिमिट नहीं कर देते ना, एक ही दफा किया, सुबह कर ली या रात को कर ली। उनके पास जो है हर वक्त पॉकेट में या उनके पास वो मसवाक होती है और वो थ्रू आउट द डे जो है वो मसवाक को वक्तन फवक्तन आफ्टर द मील्स वो इस्तेमाल करते रहते हैं। उससे जो है जो उसके अंदर नेचुरल उसका जो कंटेंट है मसवाक के अंदर दैट इज वेरी गुड फॉर द गम्स एंड द टीथ। तो वो जो नेचुरली जो दांत का जो वेयर एंड टेयर है वो उसको रिपेयरिंग की तरफ जो है वो लेके जाता है और दांत को जो है वो मजबूत करता है। तो इसलिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस जो आजकल ये सारी हुई है ना, जो फैंसी डाइट्स में, और ये अपने आप को तवज्जो न देना, दांतों पे तवज्जो न देना, उसको प्रॉपर्ली साफ नहीं करना, उसको टाइमिंग को फॉलो न करना, मसवाक का इस्तेमाल न करना, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आपने जितनी सारी बीमारियां बताई हैं ये वाकई बहुत कॉमन हो चुकी हैं और अब हर दूसरे तीसरे अफराद को हर घर में ये चीज़ें कॉमन है। और डॉक्टर ज़हरा, कॉमन मसाइल जो हैं दांतों के वो कौन कौन से हैं जो ज़्यादा हाईलाइटेड हैं और उनके मरीज आप लोगों के पास आते हैं?
अच्छा, हमारे पास डेंटल आर्ट क्लिनिक में जो ज्यादा पेशेंट्स आते हैं वो दांत के दर्द के साथ आते हैं। अच्छा। मतलब हर दूसरा तीसरा जो पेशेंट आ रहा है उसके दांत के अंदर दर्द है, या सेंसिटिविटी हो रही है, दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, या फिर मसूड़ों से जो है वो खून आता है, मुंह से बदबू आती है, दांतों के अंदर कैविटीज हैं, उनसे प्रॉपर्ली खाना नहीं खाया जाता, चबाया नहीं जाता। अच्छा। उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ रही है, या दांत नहीं है किसी जगह पे तो उसकी वजह से चबाया नहीं जाता, या फिर एक विजडम टूथ का प्रॉब्लम है, यानी जो आजकल हमारे टीनेजर्स हैं या बड़े हैं उनमें विजडम टूथ जैसे ही आता है तो एक पूरी झंझनाहट का शिकार हो जाते हैं, वो सारे दांतों की अलाइनमेंट ही आगे पीछे हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहले हमारे बावर्च थे उनकी चूंकि इतनी अच्छी वो डाइट थी और उनकी जो उसकी वजह से दांत भी मजबूत है और उनकी जॉ की जो बोन्स थी वो भी ब्रॉड थी, तो उसकी वजह से उनके दांत टेढ़े मेढ़े ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा होता है कि विजडम टूथ के निकलते सारी जो बाकी दांत है ना वो टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको रिसर्च करें जो बच्चों के दांतों पे आजकल इतने बच्चे अलाइनर्स के लिए आ रहे हैं, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो है वो अब बीमारी बनती जा रही है, जो क्राउडिंग है, दांतों की जो क्राउडिंग है। तो ये सारे जो हैं वो रनिंग प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास पेशेंट ज्यादा आते हैं क्लिनिक में इन सारी बीमारियों को लेके और इन सारे प्रॉब्लम्स को लेके। के मतलब अपने जो दांत हैं उनको अलाइन करवाने आते हैं, वो आगे पीछे दांत निकले हुए हैं। दूसरे तीसरे बच्चे की ना यही प्रॉब्लम है। मतलब अब तो या शायद मैं जिस देख रही होती तो मुझे तो अलाइनमेंट सारे अलाइनमेंट इश्यूज के साथ आते हैं। मतलब किसी के दांत बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, लेकिन मैं जो है बड़े भी डेफिनेटली आते हैं जो हमारी जनरेशंस की है, जो मिड जनरेशंस है, मतलब जिनकी एज जो है वो 30s के अंदर है, उनकी भी अलाइनमेंट का यही इश्यूज हैं। टीनेजर्स हैं उनका भी यही अलाइनमेंट का इश्यूज है। तो वो हर दूसरा तीसरा पेशेंट कह रहा होता है हमें अलाइनर्स लगवाने हैं, हमें दांत सीधे करवाने हैं। तो ये जो है काफी मसले मसाइल है। ये मसला है या एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि हमें दांत ट्रेंड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब हम अपनी डाइट हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम बेस्ड डाइट, क्योंकि जो हमारे दांत हैं वो प्योरली उनको कैल्शियम चाहिए। 97% ऑफ देयर स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। जब हम डेली बेसिस पे दूध, अंडा, दही और चीज वगैरह इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारे ना तो दांत मजबूत हो रहे हैं और ना ही जो जॉ बोन्स हैं वो ग्रो कर रही हैं। तो वो छोटे छोटे जॉ बोन के अंदर अब 32 दांतों को अकोमोडेट करना अब जो है आजकल मुश्किल हो रहा है। और उसकी वजह से जैसे ही विजडम्स बाहर आते हैं तो दांत, और विजडम ना भी बाहर आए तो जो सामने वाले इंसाइजेस आजकल बच्चों में जो 6-7 साल के बच्चे हैं उनके जो सामने वाले दांत इंसाइजेस वो भी टेढ़े आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैड हैबिट्स एंड बिकॉज ऑफ द पुअर डाइट। तो क्योंकि उनकी डाइट के अंदर वो अच्छी खुराक, हार्ड फूड का इस्तेमाल नहीं है, हर चीज जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, जंक फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको चबाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो दांतों को जो है वो अपनी अलाइनमेंट में आने के लिए जो है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रही और वो इसलिए जो है दांत आगे पीछे टेढ़े हो रहे हैं। और सेकेंडली ये कि लोग जो हैं डेंटिस्ट को प्रॉपर टाइम पे विजिट भी नहीं करते। जब वो विजिट भी नहीं करते हैं, मसले को बढ़ने से पहले उसको ठीक भी नहीं कराते तो वो मसला खराब हो जाता है। और इसकी वजह से भी जो है वो दांत जो है जो थोड़े स्टार्ट में ही जो अलाइनमेंट जिसकी ठीक हो जानी चाहिए थी तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत खराब हो जाती है, जो कि बहुत बुरा लगता है। ऑब्वियसली उससे ना सिर्फ एस्थेटिक्स डिस्टर्ब होते हैं, उससे फंक्शन भी डिस्टर्ब होते हैं। और ऊपर से हम लोग सॉलिड चीजें भी नहीं खाते जिसकी वजह से हमारे दांत जो है वो भी चबाने वाला हम काम ही नहीं करते। मतलब कोई चीज रॉ फॉर्म में लेते नहीं है। सैलड भी है तो उसको भी हमने कट करके बिल्कुल छोटा छोटा करके उसको करना है। उसको ये नहीं कि चलो कैरेट और एप्पल है उसको बाइट करके उसको एज इट इज रॉ फॉर्म में कंज्यूम करें ताकि जो मसूड़े हैं वो उसकी क्लिनजिंग भी हो, जो दांतों के ऊपर प्लाक की लेयर जम जाती है जो डेली बेसिस पे जाहिर है जो हम खा पी रहे हैं वो जमनी है। लेकिन उससे अगर हम कुछ रॉ फॉर्म में इस तरह के हार्ड फूड लेंगे तो वो नेचुरली प्लाक को डेली बेसिस पे क्लिनजिंग होती रहेगी उसकी और वो जमेगा नहीं, वो टार्टर और कैलकुलस की तरफ नहीं जाएगा। तो वो इन सारी हैबिट्स की वजह से जो है और हमारी जो लाइफस्टाइल में हर चीज को जो इजी ले लेना, हर चीज जो इजी चीजें हैं उसकी तरफ छल्ली हम इस्तेमाल नहीं करते। पहले हमारे अबाओजाद थे वो छल्ली का कितना इस्तेमाल करते थे। और रोटी जो है उन्होंने हर उस चीज में मतलब उनकी एक रोटी जो है पार्ट ऑफ द मील था, एक मेजर मील था। तो वो उसके लिए चबाना, उसको गोश्त को चबाना, रोटी को चबाना, तो उनका ज़रा डिफरेंट था। और हमारा हर चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर फूड और सॉफ्टवेयर फूड उसमें कंज्यूम किया, पैक्टन्स और ये वो इस तरह। तो दूसरा डॉक्टर ज़ाहरा, हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग अब अपनी दाढ़ें निकलवा के क्राउनिंग की तरफ जा रहे हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आ रही है और ये क्यों हो रहा है?
अच्छा, जब दांत खत्म हो जाता है अपनी जगह से, जब निकल जाता है, तो वो जब कीड़ा आप स्टार्ट में उसको कंट्रोल नहीं करते तो वो कीड़ा बढ़ता बढ़ता जो है वो दांत उसका खराब होना शुरू हो जाता है। अब वो अगर रूट कैनाल के काबिल नहीं रहता तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, वहाँ से। अब वो खाली जगह अगर मरीज से जाहिर है वो जब खाना चबाएगा तो उससे नहीं चबाया जाएगा, तो वो खाली जगह पे हमने क्राउन लेके आना है ताकि जो मरीज है वो जगह फिल हो जाए, फिल हो जाए। अब उसके लिए क्या करते हैं, जो आपने क्राउनिंग का है उसके लिए क्या करते हैं कि हम आगे वाले दांत को कट कर देते हैं और पीछे वाले दांत को कट करके उसको ब्रिज बना देते हैं, ताकि बीच में एक मसनूई क्राउन आ जाए और पेशेंट जो है वो अपना नॉर्मल जो है वो खाना मतलब चबाया जा सके। लेकिन ये भी अब एक पुराना मेथड हो गया, अब लोग ब्रिज वगैरह जो है वो नहीं करवाते हैं, इम्प्लांट्स आ गए, डेंटल इम्प्लांट्स आ गए कि जहाँ से आपका दांत निकला है वहीं पर उस बोन के अंदर ही जो इम्प्लांट है वो लग जाए, जो कि एज अ रूट कैनाल का नहीं रूट कैनाल नहीं, एज अ रूट इम्प्लांट जो होता है वो हड्डी के अंदर लगता है। जिस तरह जो दांत की जो जड़ होती है ना वो जिस तरह हड्डी के अंदर होती है, इसी तरह इम्प्लांट जो है वो हड्डी के अंदर लगता है और उसके ऊपर फिर हम क्राउन लगा देते हैं। तो ये एक जो प्रोसेस है वो 2-3 महीने का होता है और उसके अंदर 2-3 स्टेप्स होते हैं और उसके बाद जो है वो इम्प्लांट लग जाता है। तो अब ये ब्रिज जो है वो कॉन्सेप्ट इसका बहुत पुराना हो गया। अब ये नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, टेक्नोलॉजी आ गई और जो पाकिस्तान में 10 साल से है और कामयाबी के साथ चल रही, लोग पूरे मुंह के इम्प्लांट्स लगवा रहे हैं और बहुत चेंजेस आ गई हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में। लाहौर में भी स्पेशली जो है डेंटल आर्ट क्लिनिक पे भी बहुत अच्छे केसेस हो रहे हैं फुल माउथ के, जिसमें 14 इम्प्लांट्स के साथ पूरी रिहेबिलिटेशन हो रही है। तो अब ये जो ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट है, जो डेंचर्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये काफी हद तक जो है वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये करवाया जा रहा है। दूसरा हम देखते हैं डॉक्टर ज़हरा के बहुत से लोग शिकायत करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुंह से बदबू आना बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस बन जाता है लोगों की। तो ये किस वजह से है और इससे किस तरह हम निपट सकते हैं, किस तरह इसका हल निकाल सकते हैं? मुंह से जब भी बदबू आती है ना उसकी 5-6 कुछ रीजंस होती हैं। एक तो ये कि जब मसूड़ों से खून आना शुरू होता है ना तो तब भी वो बदबू करती है। मुंह के अंदर कैविटीज हैं वो तब भी बदबू करती हैं। कोई रेशा पड़ा हुआ है, साइनसेस का प्रॉब्लम है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पर रेशा है, तो उससे भी बदबू आना शुरू हो जाती है। और जब हम कैलकुलस, जो दांतों के अंदर जो कैलकुलस टार्टर लग जाता है उसकी वजह से भी मुंह में बदबू आना शुरू हो जाती है। तो जब हम दांत साफ नहीं करते, ठीक है, अपने मसूड़े साफ नहीं करते, ठीक है, रात को सोने से पहले जो है दांत साफ नहीं करके सोते, और इसकी वजह से अब ये जो सारे मसले मसाइल मैंने आपको बताए हैं, मसूड़ों से खून आना, कैविटीज लगना, रेशा होना, और ये सारे इसकी बैकग्राउंड यही है कि हम दांत साफ नहीं करते प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर टेक्निक के साथ। ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है और जाहिर है वो शर्मिंदगी का बायस है कि जब आप किसी से बात करे हो जो है वो आप दूसरे को परेशानी में और आप खुल के बात भी नहीं कर पा रहे हो ना, आप अपनी बात को रिस्ट्रिक्ट रख रहे हो क्योंकि अंदर से आपको भी पता है कि जो है वो स्मेल आ रही है। तो ये सारी जो है इसके पीछे रीजंस जो है वो लैक ऑफ ओरल हाइजीन और अंदर जो मुंह के अंदर कैविटीज हैं, इन्फेक्शन है, कैलकुलस है, ये मसूड़ों से खून आना, तो ये सारी वजूहात। तो हमें डेली और कितनी देर हमें ब्रश करना चाहिए, किस तरीके से ब्रश करना चाहिए, ये हमें बता दें। अच्छा, एक तो ये कि अपनी लाइफस्टाइल के अंदर हमें मसवाक का लाजमी अब जो है ना शामिल करना चाहिए। इसको एक ट्रेंड जो है कह लें, इसको एक बनना चाहिए। हमारी जो रूट्स हैं वो वापस आनी चाहिए, ठीक है, हमें इस मसवाक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर हम चलें टूथब्रश कर रहे हैं तो उसके लिए जो टाइमिंग है वो रात को सोने से पहले लाजमी साफ करके सोएं, क्योंकि 90% सारी प्रॉब्लम्स है ना वो रात को जो नहीं टूथब्रश करके सोते ना ये उनमें होते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब हम रात को सो जाते हैं ना बगैर दांत साफ किए तो सारा दिन भर का जो खाया पिया है वो दांतों के अंदर जो स्टिक्ड होता है तो वो फिर जरासीम जो बैक्टीरिया है उनकी खुराक का बायस बनता है और वो सारी रात चुके मुंह पे अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, हम सो रहे होते हैं एक साइड पे, तो स्लाइवा है जो कि एक नेचुरल क्लिनजिंग एजेंट है हमारे मुंह के अंदर, वो भी रुका हुआ होता है। तो इसकी वजह से जो जरासीम है, बैक्टीरियाज हैं, वो फिर खाना कंज्यूम करते हैं और उनकी बॉडी से फिर वो एसिड सिक्रीट होता है और वो दांतों के ऊपर जो है ना वो पिट्स जो है वो खड्डे बना देते हैं, कैविटीज बना देते हैं। तो इसके लिए इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, कैविटी से बचने के लिए रात को ब्रश करना बहुत जरूरी है और इसकी टाइमिंग जो है वो एटलीस्ट 2 मिनट्स देने चाहिए, क्योंकि अगर आपके मुंह में 32 दांत है, ऑब्वियसली हर दांत को आप 6-7 सेकंड्स दे रहे हो तो तब जाके 2 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप इससे भी लेस टाइम दे रहे हो तो फिर कैसे क्लीनिंग होगी? क्लीनिंग पॉसिबल ही नहीं है अगर आप इससे लेस दे रहे हो। हमारे तो यहाँ पे 2 मिनट भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों को लग रहे होते हैं 2 मिनट, वो तो बस फटाफट करते हैं और आगे वाले दांतों को साफ करके निकल आते हैं। मैंने आपके शुरू में बताया ना हमारे टाइम मैनेजमेंट इश्यूज हैं, हम अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं देना चाहते, जिस चीजों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए हम उस पर नहीं देते हैं। हर चीज में भागम दौड़ है,
और प्रॉपरली दांत साफ नहीं करते और उसके बाद सारा दिन ऐसी डाइट लेते रहते हैं जो दांतों के अंदर स्टिक रहती है और उसके बाद दांत भी साफ नहीं करते। अच्छा, एक तो ये कि रात को सोने से पहले ब्रश करके फ्लॉस करके सोएं, स्पेशली आफ्टर 35 इयर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि 35 साल के बाद जो बोनी चेंजेस आते हैं उससे थोड़े थोड़े स्पेसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो फ्लॉस करना मस्ट है और उसको अपने पार्ट ऑफ द ओरल हाइजीन बनाएं लाजमी। और सुबह उठ के इस तरह सो जाएं दांत साफ करके और फिर सुबह उठ के सिर्फ कुल्ली करें, कुल्ली करने के बाद नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद जाके टूथब्रश करें। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ क्लीनिंग योर टीथ। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जब हम सिर्फ सुबह उठते हैं, सुबह उठ के दांत साफ करके चले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो तो खाना तो हम साथ ही अपने ऑफिस जहां भी जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज, वो सारा साथ ही लेके चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद दोपहर का खाना, फिर शाम का, फिर रात का, सारा दिन हम खाते पीते रहते हैं। तो बीच में दांत तो सिर्फ 15 मिनट के लिए पूरे दिन में साफ हुए। तो दूसरी तरह जब मैं जैसे बता रही हूँ कि अगर आप रात को सोने से पहले दांत साफ करके सोएंगे तो वो 7-8 घंटे भी क्लीन रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप नाश्ता करने के बाद जब आप अपने काम पे जा रहे हैं तो वो जो बीच में 4-5 घंटे का स्पैन होता है लंच से पहले तो वो भी दांत साफ करते हैं। तो फिर 10 से 12 घंटे आपके दांत साफ रहने से बहुत सारी आप बीमारियों से बच जाएंगे। 90% आप बच जाएंगे। अच्छा, और दूसरा बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं कि हमें कौन सी टूथपेस्ट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ब्रश जो है कितने अरसे बाद हमें चेंज कर लेना चाहिए? ब्रश, अच्छा ये ना डिफरेंट हर यूजर से यूजर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग इतने बुरे तरीके से टूथब्रश करते हैं कि उनका तो टूथब्रश जो है वो 2-3 महीने के बाद मतलब इतना वो बिल्कुल झाड़ू की तरह खुल चुका हुआ होता है। तो अगर वो डिपेंड करता है, उसके लिए तो ये कि सबसे पहले तो एक टेक्निक जो है उसको गूगल कर लें, डेंटिस्ट से सीख लें, डेंटिस्ट के पास आके सीख लें कि कैसे जो है टूथब्रश करना चाहिए, और ताकि जो है वो इतने बुरे तरीके से आप टूथब्रश ना करें। सेकेंडली ये कि जो हम रेकमेंड करते हैं कि 3 मंथ्स के बाद आप अपने जो टूथब्रश है उसको डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, बिल्कुल जैसे बर्तनों का स्पंज हम करते हैं ना, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो बिल्कुल खराब हो चुका होता है और हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। इसी तरह टूथब्रश को, ये डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, इट्स नॉट फॉर योर लाइफ टाइम कि जब आपने उसको सालों साल एक ही टूथब्रश को लेके चलना है। 2-3 महीने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया करें। और वैसे भी बहुत नॉमिनल इनकी प्राइस होती है, 100 रुपीज के अंदर जो है वो टूथब्रश आ जाता है और आपकी सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब इसको डिस्कार्ड कर दें टूथब्रश हर 3 मंथ्स के बाद। और उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की टूथब्रशेस अवेलेबल है मार्केट में, हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है। तो जो हम रेकमेंड करते हैं कि सॉफ्ट, आजकल के एनामल के अकॉर्डिंग, आजकल के जो दांतों का स्ट्रक्चर हो चुका है उसके अकॉर्डिंग हम रेकमेंड करते हैं कि सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले जो है वो टूथब्रश को आप इस्तेमाल करें। जो सिर्फ स्मोकर्स वगैरह हैं जिनके बहुत हार्ड स्टेन्स हैं वो हार्ड वाले ब्रिसल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वो जनरली सॉफ्ट जो है वो टूथब्रश का इस्तेमाल करें। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था टूथपेस्ट के इस्तेमाल से, तो इसमें कई किस्म की टूथपेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। सेंसिटिविटी के लिए भी जो एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट है वो भी अवेलेबल है। मसूड़ों से जो ब्लड रोकने के लिए, खून जो आता है उसको रोकने के लिए वो वाली भी टूथपेस्ट अवेलेबल है। रेगुलर टूथपेस्ट जो है वो भी अवेलेबल है और साथ दांत को वाइट करने के लिए जो है वो टूथपेस्ट भी अवेलेबल है। तो जिस भी किस्म की टूथपेस्ट आपको रिक्वायर्ड होती है वो डेंटिस्ट आपको बेहतर बता सकता है कि आपको क्या मसला है और उसके लिए आपको कौन सी जो है वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो डेंटिस्ट आपको उसके लिए जो है वो स्केलिंग करने के बाद आपको उसके लिए टूथपेस्ट देगा। अगर आपको दांत को वाइट करना है तो वो उसके लिए दूसरी वाइटनिंग टूथपेस्ट, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है, वो आपको डेंटिस्ट अच्छे तरीके से बता सकता है कि आपको क्या यूज करना है। डॉक्टर ज़ाहिरा मसूद हमारे साथ मौजूद ही डेंटल सर्जन है। डॉक्टर ज़ाहिरा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और ये डेंटल हाइजीन के लिए भी जनाब आप लोगों को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा ये कि अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो ये तमाम तर बीमारियां हैं जो हमारी जिस्मानी हो सकती हैं, ऑरल हो सकती हैं, सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं एक ऐसे मसले की जो गुजरते वक्त के साथ साथ संगीन होता जा रहा है, और वो मसला है ग़िज़ाई किल्लत का। वैसे तो हर शहरी को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक जानिब रियासत अपनी जिम्मेदारी से तो गाफिल दिखाई देती है, तो दूसरी जानिब मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने गुर्बत और हलाकत खेज भूख को जन्म दे दिया। पाकिस्तान की हालिया ग़िज़ाई सर्वे के मुताबिक
पाकिस्तान की कुल आबादी 10% शदीद गजाई किल्लत का शिकार है। मुल्क में 1/3 से ज्यादा बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं। 29% के करीब वजन की कमी, जबकि 17% से जायद कमजोर है। और नौजवान खवातीन में से 50% खवातीन अनीमिया यानी खून की कमी का शिकार है। तो 37% घरानों को गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। खुराक और गजा की कमी बच्चों और खवातीन की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को बुरी तरह मुतासर कर रही है, जिसके बायस मुख्तलिफ इन्फेक्शन लाहक होने के खतरात भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। गजाई किल्लत इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करती है और इस मसले की रोकथाम कैसे मुमकिन हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान है, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर हिबा, एक हालिया सर्वे जो हुआ है पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें बताया गया है कि 10% जो हमारी कुल आबादी का हिस्सा है एक गजाई किल्लत का शिकार है। तो हमें बताइए कि गजाई किल्लत होती क्या है, इसको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? गजाई किल्लत, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, बेसिकली ये हम तब किसी भी पर्सन में डेवलप होती है जब उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल की एब्जॉर्प्शन ना हो रही है और वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट गेटिंग ना कर रहे हो। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट में विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर अवाम है लोअर क्लास की, उनको नहीं पता कि बच्चा बड़ा या बुजुर्ग है, उसको विटामिन्स या मिनरल्स की कौन सी नीड है। ठीक है, उसके पास जो अवेलेबिलिटी आती है उसको पहले वो अवेल करती है। ठीक है, जो अवेलेबिलिटी उसकी विटामिन डी या कैल्शियम, फॉर एग्जांपल विटामिन डी इज अ विटामिन, मिनरल्स इज अ कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, ये बेसिक रोल है इन तीनों में। आजकल जो आपका सर्वे है वो करेक्टली और परफेक्ट है कि यहाँ पे ज़्यादातर विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी काउंट होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी मोस्टली बुजुर्गों के साथ साथ हमारे बच्चों में भी है। अच्छा, ठीक है, बुजुर्गों में इन सेंस की, क्योंकि विटामिन डी जब आपको विटामिन्स की कमी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में डेवलप होने लग जाती है तो बेसिकली ओबीस की तरफ जाते जब वो ओबीस से पहले बहुत से ऐसी डिजीज हैं जो उसके बॉडी पे अफेक्ट करने लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, टाइप 2। कैल्शियम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारी जब ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, माओं को नहीं पता होता कि विटामिन डी उनको किस फूड में देना, उन्हें कैल्शियम किस फूड में देना है। अगर वो चॉकलेट मांग रहे हैं, बर्गर मांग रहे हैं, चिप्स मांग रहे हैं, वो समझते हैं इनकी फूड इनटेक प्रॉपर हो रही है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। बच्चे को एटलीस्ट 3 आवर्स के बाद उनको मील एक प्रॉपर देना है आपने। वो बेशक उसको किसी भी फॉर्म में दें। उसको फूड्स अगर जंक फॉर्म में पसंद है तो आप उसको मेड करें ऐसे फॉर्म में जिसमें विटामिन डी रिच हो, कैल्शियम हो और आयरन हो। बेसिकली यहाँ पे जो अवाम है, यहाँ पे अगर बच्चा कह रहा है कि मैंने अंडा नहीं खाना, तो माँ कहती है ठीक है तुम ना खाओ, तुम ये फ्रेंच फ्राइज खा लो। माँ को ये चाहिए या पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को देखें अगर अंडे का मुबादिल क्या है, मैं उस अंडे में से क्या बच्चे को बना कर दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल योक नहीं खा सकता, एग का स्क्रैम्बल नहीं खा सकता, उसको बेसिकली इस एंगल, इस फॉर्म में। अब हमारे यहाँ पे विटामिन डी रिच सोर्सेज सबसे ज्यादा जो है योगर्ट में पाई जाती है। ठीक है, और सागुदाने में। बच्चों को नहीं पता सागुदाना क्या है, बिल्कुल बच्चों को नहीं खिलाया जाता। अब यहाँ पे ज्यादातर जैसे 6 मंथ का बेबी हुआ है और उसके बाद सिरेलैक पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिरेलैक इज अ बैड थिंग, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, हम माएँ क्या करती हैं अपना टाइम बचाने के लिए, पेरेंट्स फटाफट सिरेलैक को अंगल्फ करती हैं। सागुदाने की हमें बताइए उसकी कितनी अहमियत है? हाँ जी, सागुदाना देखें 6 मंथ के बाद बच्चे को थोड़ी थोड़ी हम सेमी सॉलिड फूड पे लाते हैं। उन सेमी सॉलिड फूड में बेसिकली पेरेंट्स जो है सिरेलैक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन सिरेलैक मेरे ख्याल से बाद में इंट्रोड्यूस अगर करवाना सबसे पहले सागुदाने का इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। सागुदाना रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है, कैल्शियम है। सागुदाना का एक तरीके से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। अगर तो 6 मंथ का बेबी है उसको तो हम दूध में, मतलब अब ये भी है पेरेंट्स को ये नहीं पता कि वो दूध की खीर बना देते हैं सागुदाने की। दूध और सागुदाने को मिक्स करके वो चूल्हे पे यानी कि फ्लेम पे ही ऑन करके उसकी खीर बना के बच्चों को मतलब इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन वो देखें उस टाइम पे उसकी जो न्यूट्रिएंट है विटामिन डी की और कैल्शियम की, वो उस फ्लेम के जरिए जो बच्चों को जाना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं मिल पाता। अच्छा। तो प्रॉपर ये तरीका है, मैं एडवाइस ही करती हूँ, अगर आपने कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाना है, जैसे सागुदाना है, ओट्स है, व्हीट मील है, पोरेज है, तो उसको पानी में आप फ्लेम में उसको पकाएं। ठीक है, और उसके बाद उसको उतार लें, थोड़ा सा उसको ठंडा या नीम गर्म होता है, उसके बाद उसके अंदर दूध ऐड करें और बच्चों को वैसी ही चीज दें। और जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को सिर्फ
एक देखें बच्चों के भी टेस्ट बर्ड आपने डेवलप करने, बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी आपकी तरह। तो बच्चों के टेस्ट बर्ड्स मतलब 3-3 4-4 साल के हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे डेवलप नहीं करते। अच्छा माँ कहती है ये नमकीन नहीं खा सकता, ये मीठा, मतलब बच्चे को क्या पता कि ये नमकीन है ये मीठा है, ठीक है। अगर आप रिफाइंड शुगर उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो उसका टेस्ट वहीं पे लग जाएगा। अगर आप शुगर नहीं, आप नट्स का इस्तेमाल अगर उसके मील में करेंगे पाउडर फॉर्म में, तो उसको प्रोटीन भी चली जाएगी, फाइबर भी चली जाएगी, कार्ब्स भी प्रॉपरली इनटेक वो लेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजली आपको पेरेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरसीज में आपको पता है न्यूट्रिशन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट लोग बहुत कंसर्न करते हैं बच्चों के मामले में। यहाँ पे अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, अब आती जा रही है, टाइम चेंज होता जा रहा है। मुझे बताइए हिबा कि जो ग़िज़ाई किल्लत है ये इंसान के जिस्मानी और ज़हनी असरात किस तरह उन पे डेवलप करती है, ये इफेक्ट करती है? जब मदर प्रेग्नेंट होती है, कंसीव कर जाती है, प्रेगनेंसी में होती है, उसको नहीं पता होता उसमें कितनी विटामिन डेफिशिएंसी है। बेसिकली जो बच्चा जब पैदा होने लगा था, अगर मदर है विटामिन ए डेफिशिएंसी तो ब्रेन अफेक्ट होगी बेबी की, ठीक है। और ब्रेन अफेक्ट होगी, जारी बात है, जैसे हम देखें स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिक वो जेनेटिकली और क्रोमोसोम इन्वेंशन से हो जाती है, लेकिन ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा रीज़न मदर की वाइटल रोल्स है ना, विटामिन जो मदर का है। अब ब्रेन अफेक्ट तो होगी, अगर वो बच्चा पैदा हो गया उसकी ब्रेन डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है। चलें ब्रेन डेवलपमेंट को भी अगर हम साइड पे रखें, अगर हम ग्रोथ पे आ जाते हैं, तो ग्रोथ के लिए भी तो विटामिन डी की ज़रूरत है, ठीक है। मदर को 7 मंथ में 8 मंथ में आगे पता चलता है, हो मुझे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्यों? अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, कंसल्टेंट जो गायनोकोलॉजिस्ट वो कहते हैं आप किसी माहिर ग़िज़ाइयात के पास जाएं, वो आपका एक प्रॉपर चार्ट बना कर देंगे आपको किस मंथ में। देखें 4th मंथ के बाद 5th मंथ के बाद ऑर्गन डेवलपमेंट बेबी की स्टार्ट होती है, उस टाइम पे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर सब जरूरत होती है माँ को, लेकिन माँ उतनी नहीं इनटेक कर रही होती है। आपने नोट किया होगा कि लोअर क्लास के जितने भी मतलब माएँ बेबी बॉर्न करती हैं, या अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स में देखें तो 70%, हमारा भी सर्वे है, 70% लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनमें ऐसी बीमारियां डेवलप होती हैं जो हम सोच मतलब पहले कभी देखी नहीं होती या सुनी नहीं होती, क्योंकि आपको पता अब डिजीज और वायरस बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि मदर को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना जरूरी है, ठीक है। और मदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, जब वो इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती वो वैसे विटामिन और मिनरल्स इंटेक ही नहीं कर रही होती जो बच्चा, क्योंकि अगर वो 1% इंटेक कर रही है तो उसको 2% इंटेक 5th मंथ के बाद करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और इसका एक प्रॉपर चार्ट है। जब ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट, ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन बात है कि लोगों को लगता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स मदर जो है वो दबा के खा ले। एग्जैक्टली, वो दबा के खाए, मतलब पहले वो एक बंदे का खाती थी, अब वो 3 बंदे का खा ले। वो क्या होता है, पहले वो फॉर एग्जांपल 62 पे है, वो 67 पे आ जाती है। एग्जैक्टली, ये जब वो 67 पे आती है वो कहती है ओ माय गॉड मैंने तो इतना ज्यादा खा लिया। यानी कि आपको पता है 12 kg वेट गेन कर सकती है एक मदर पूरी होल प्रेगनेंसी में। वो पहले 4 मंथ में इतना गेन कर लेती है कि बाद में जब उसके खाने का टाइम आता है कि बच्चे को जो लगना है, इसलिए हम एडवाइस करते हैं 4 मंथ के बाद या 5th मंथ के बाद आप ऐसी फूड लें जो हेल्दी फूड है, ठीक है। नट्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि मोस्टली प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन के बहुत इश्यूज होते हैं। अच्छा, और उसकी वजह से क्यों? क्योंकि मदर्स जो हैं जंक फूड्स खाना बहुत पसंद करती हैं। अच्छा, ऑयली चीजें बहुत खाती हैं, फ्राइज बहुत खाती हैं, और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। जो अच्छा है आपके लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही। फ्रूट्स में विटामिन सी की मतलब इनटेक नहीं लेती ज्यादा, विटामिन डी इनटेक ज्यादा नहीं। विटामिन डी इन सेंस आपको पता है कि योगर्ट में होता है, आपको पता है कि विटामिन डी और एग योक में होता है। एग योग में किसी को नहीं पता है, एग योग कहते हैं हम डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डाइट भी ले रहे हैं तो उसमें आपको चाहिए कि अगर 2 बॉइल्ड एग ले रहे हैं तो 1 विद योक लें, 1 विदाउट योक लें। ठीक है, ठीक है। उसमें आपको विटामिन डी भी चला गया, ए भी चला गया, इट्स ऑल कवर अ मील, ठीक है। और एक और चीज जो सबसे चीज मदर को देखनी चाहिए कि अगर 5th मंथ स्टार्ट हो गया, ब्रेन डेवलपमेंट देखें 5th से 8 तक सारे ऑर्गन्स डेवलप होने, 7 मंथ के तो बेबी अगर प्रीमेच्योर हो जाता है तो वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन क्योंकि 8 मंथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन जो है वो डेवलप होना, अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है बच्चे में ना। तो मदर को चाहिए कि इस ड्यूरेशन में अपनी डाइट को एज अ विटामिन और मिनरल फोकस पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। जहाँ पे आप एक तरफ कह रही हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, विटामिन लेना या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, इस दौरान बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि वो खुद से भी विटामिन ले रहे होते हैं, मिनरल्स ले रहे होते हैं, या मल्टी विटामिन खा रहे होते हैं, मतलब वो भी फिर उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब ये देखें, जैसे अब ये अगर फॉर एग्जांपल एक मदर का वेट 80 kg है 4th मंथ में, ठीक है। अब वो अपनी तरफ से तो सारे विटामिन ले रही है, हो सकता है उसको 1 कप मैंगो की ना नीड हो, उसको 1/2 कप मैंगो की नीड हो,
ठीक है, उनको ग्राम्स का नहीं पता, उनको बॉडी वेट के लिहाज से अपनी कितनी इंटेक विटामिन्स की लेनी है, मिनरल्स। देखिए आरडीए रेशियोज क्यों निकाली जाती हैं, आरडीए रेशियोज ये निकाली जाती है ना कि हमें पता हो हमारी पर डे की कैल्शियम इंटेक, विटामिन इंटेक, मिनरल इंटेक कितनी होनी चाहिए, हमें अपनी बॉडी के हिसाब से जो है वो खाना खाना है, कितने ग्राम खाना है, कितना इंटेक करना है। दूसरा हिबा कि आजकल लड़कियों में एनीमिया की बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं, अनीमिया क्या है और इसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट के जरिए? देखिए पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा एनेमिक पेशेंट होते हैं। अच्छा, ठीक है, यंगस्टर 50% कह रहे हैं खवातीन। अब यंगस्टर्स बहुत हैं, ज्यादातर उसमें फीमेल्स हैं। अच्छा, ठीक है, और वो ये है कि जब इनके सबसे पहले लाइफस्टाइल, इन बच्चियों का जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, इनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अब क्योंकि कोविड आ गया है, अब कुछ ज़्यादा ही घर में रहने से लेट नाइट क्रेविंग, खाना पीना, अब ये होता है इन बच्चियों में जो इन्होंने प्रॉपर इंटेक लेनी होती है आयरन की, वो नहीं ले रही होती। ठीक है, इनका क्या होता है, जंक फूड्स ज़्यादा काउंट होते हैं इनकी बॉडी में, इनके मतलब इनके बॉडी के अंदर कार्ब्स वो ज़्यादा लेने लग जाती है, जिसमें ओबीज जाती हैं। जैसे जैसे ओबीज जाती हैं, पीसीओज या हार्मोनल इश्यूज में भी कन्वर्ट होती जाती हैं। एनीमिक वाली जो लेडी है वो में उसका जो फोकस पहले होगा ना, उसकी बॉडी फिटीग होने लग जाएगी। अगर आप कहें साइन एंड सिम्टम्स एनीमिक के क्या होते हैं, फिटीग होने लग जाए, मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाए, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और डल कलर हो जाएगा, ये सारी चीजें आपकी एनीमिक में आ जाती है। ठीक है। अब एनीमिक पेशेंट कहता है कि मुझे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो सारी रिपोर्ट्स या वाइटल सारे क्लियर हैं। तो वो रीजन क्या है, मैं बेशक वो 8-9 पे क्यों ना हो, ये तो मैं स्वे डेफिशिएंसी बता रही हूँ ना, 11 पे भी आपकी हल्के हल्के सिम्टोमेटिकली इश्यूज आने लग जाते हैं। अच्छा, आपका पीरियड्स इम्बैलेंस, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होने लगते हैं। माएँ क्या करती हैं, अच्छा 2 दिन लेट आए, 3 दिन लेट है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाएंगे। 4 डेज लेट आए, चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट। लेकिन इसको आपको बेसिकली फोकस करना पड़ता है 3 एजेस में। अगर आप प्रेगनेंसी में बात करें तो माएँ जो है ना स्टार्टिंग में एनीमिक होती हैं, फॉर एग्जांपल 9 एचबी पे अगर वो अपनी कंसीव कर लेती हैं तो उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि आप अपनी आयरन डेफिशिएंसी क्योर कर सकती हैं थ्रू डाइट, लेकिन वो लापरवाही, उनको नहीं पता। जैसे जूसेस हैं, बीटरूट जूस है, कैरेट जूस है, डॉक्टर्स कहती हैं आप अपनी बाकी कार्ब्स को कंट्रोल करके अगर आप इस जरिए से हेल्दी कार्ब्स ले लेंगी तो आपकी एनीमिक डेफिशिएंसी भी क्योर हो सकती है। लेकिन हिबा आजकल आप देख भी रही हैं कि कितनी महंगाई हो चुकी है, तो ऐसे में मतलब जो हमारी नौजवान नस्ल है या जो गर्ल्स हैं जो एनीमिक का शिकार हैं, वो किस तरह अपनी डाइट को ठीक कर सकती हैं, क्या क्या वो डाइट ले सकती हैं डेली रूटीन में कि वो इसका शिकार ना हो या बच जाए? वेजिटेबल्स तो हमारी इतनी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कुछ जो बेसिक वेजिटेबल जैसे स्पिनच है, ठीक है, कैरेट है, बीटरूट है, ये आयरन रिच है। ओके, ठीक है, अगर आप 2 to 3 ग्लास ऑफ जूस बीटरूट, कैरेट एंड स्पिनच का अगर यंगस्टर गर्ल्स हैं वो रोज, हाँ जी, TDS में अगर लें तो उसकी आयरन डेफिशिएंसी क्योर हो जाती है। ओके, ठीक है, मतलब ये वेजिटेबल्स अगर आप रॉ फॉर्म में भी ये वेजिटेबल्स खा लें, क्योंकि 3 से 4 गाजरें ऐसे नहीं खाई जाती, तो हम इसलिए कहते हैं आप जूस बना लें। ठीक है, और वेजिटेबल्स को अगर ज्यादा एनीमिक पेशेंट्स को हम ये भी कहते हैं कि आपने जो कुक करनी है वेजिटेबल्स, वो 5 to 7 मिनट से ज्यादा कुक ना करें। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमारा तो ये है कि जब तक उसको अच्छे भून नहीं तरह से भून ना ले, 5 सेकंड अगर टमाटर को ज्यादा भून लें तो उसकी न्यूट्रिएंट विटामिन सी मिलता है हम टमाटर से, बिल्कुल ऐसे ही उसकी खत्म हो जाती है न्यूट्रिएंट वैल्यू। और हम जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम एडवाइस क्या करते हैं, हम 2-3 चीजों पे फोकस करवाते हैं। हम कहते हैं एक तो आप कोशिश करें कि मिट्टी का जो बर्तन है, मिट्टी की हांडी हो, उसमें वेजिटेबल्स को सिर्फ उस इवन कि हम ये कहते हैं उसको पील भी ना करें, आप धोएं, ऊपर नीचे से कट करें, उसके पीसेस करें, सब चीजें डालकर हाफ ग्लास ऑफ वाटर में उसको स्टीम में पकाएं। ठीक है, मतलब 5 मिनट्स भी हार्डली ज्यादा बता रही हूँ, वो रेडी हो जाती है। ठीक है, उसकी आप एक वो डिश आप खाकर देखें और एक आपने भून कर जो पकाई हो वो डिश खाकर देखो, उसमें जमीन आसमान। और पेशेंट आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं, मोस्टली डायबिटीज के पेशेंट है, उनको बहुत इफेक्ट होती है चीज। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक स्ट्रेंथनिंग आ गई है, हमें फ्रेशनेस फील होती है, हमें बोझपना नहीं रहता। एनीमिक पेशेंट्स का भी यही हाल है। वो कहते हैं क्योंकि उनको मॉर्निंग सिकनेस क्यों होते हैं, वो लेट नाइट क्रेविंग स्टार्ट कर देते हैं। जब वो लेट उनको भूख लगती है, थकावट से उनको लगता है उनका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी है, वो मतलब जब लेट नाइट क्रेविंग होती है तो जाहिर बात है हार्मोनल इफेक्ट। आपको पता होगा एट 10 o'clock एट मिडनाइट हमें हमारा मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। जब गर्ल्स रात को नींद पूरी नहीं लेती या ऑल रूटीन कोई पेशेंट्स नहीं लेते या पर्सन्स नहीं लेते तो ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता। जब वो रिलीज, देखो कुदरत का निजाम है ना, वो नहीं उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है।
तो इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। अगर आप मील ले रहे हैं रात का, तो ईशा की नमाज से, मतलब ईशा की नमाज, मगरिब के ईशा के दरमियान आप मील ले लें, ईशा की नमाज पढ़ें एंड देन गो आउट फॉर फास्टिंग। कम से कम आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को 12 to 13 आवर्स के लिए फास्टिंग पे रखें, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग भी अगर हम कहते हैं तो 14 आवर के लिए हम पेशेंट को इंटरमीडिएट फास्टिंग का कहते हैं, अगर उसने वेट कंट्रोल करना है। अच्छा, तो उसमें हम ये कहते हैं कि पेशेंट सारी, क्योंकि डायबिटीज को अगर हम करते हैं तो पेशेंट सारी रात तो भूखा नहीं रह सकता, बेशक ऐसे। तो फिर हम उसका टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं कि जब वो उसके कुछ फूड्स में हम न्यूट्रास्यूटिकल एड्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर डाइट में जो उसकी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड है प्रोटीन की, वो कवर हो जाती है। तो जब आपके पास आते हैं बहुत से लोग, फूड सप्लीमेंट्स का भी आप लोगों से सजेशन मांगते होंगे कि हमें दें, तो वो आप लोग उनके बॉडी के हिसाब से, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज के हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं? अब ये जो फूड सप्लीमेंट की बात आती है, मैंने अपने 5 इयर्स के कैरियर में वन टाइम भी किसी को फूड सप्लीमेंट नहीं दिया। अच्छा। मैं अलाउ ही नहीं करती फूड। ठीक है। मेरा हो सकता है सारे अलाउ करते हैं, लेकिन मेरा एक फोकस और पॉइंट ये है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट ही क्या कि जो फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल। अच्छा। मतलब न्यूट्रिशनिस्ट बेसिकली किस चीज़ के लिए? आपकी नेचुरल फूड जो आपके अल्लाह ताला ने दी है, आप उसको पता हो आपको कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है। हाँ, फूड सप्लीमेंट वहाँ जरूर काम आते हैं जब आपको सुवेर डेफिशिएंसी और विटामिन और मिनरल की हो। अच्छा। आप कुछ टाइम के लिए उसको देते हैं कि आखिर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी सुवेर है, तो आप साथ में सप्लीमेंट का इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन आप फोकस अपने फूड पे करते हैं ताकि जो बूस्टर्स आपके फूड से आपकी बॉडी में जा रहे हैं वो क्योर हो जाए, कवर अप हो जाए। फिर हम 1 मंथ के लिए जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ही कट कर देती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशंस पे, कितनी सुवेर। अगर एक्यूट में आ रहा है माइनर सी डेफिशिएंसी और मैं उसको सप्लीमेंट लिखती हूँ और उसमें हार्मोनल चेंज आते हैं, दिस इज नॉट अ फेयर। अच्छा। हार्मोनल चेंज बहुत ज्यादा आते हैं मेरे पास पेशेंट है। आई डोंट नो कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन पेशेंट्स आते हैं कहते हैं हमने फलां सप्लीमेंट यूज किया है, हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, फलां सप्लीमेंट हमें एक्नी, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सप्लीमेंट इज गुड फॉर दैट, मतलब उस जगह पे सप्लीमेंट बहुत काम देते हैं जब आपको ये, क्योंकि जाहिर बात है ये क्विक रिस्पॉन्स है ना, तो हमें अपनी फूड को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए अपनी बॉडी में कि हमें सप्लीमेंट की जरूरत ही ना। बिल्कुल ऐसे ही अपनी डाइट आप इतनी अच्छी रख लें, आप उन चीजों की इतना इंटेक कर लें जो आपकी फूड सप्लीमेंट को लेना ही नहीं पड़े। आजकल ये भी कहते हैं कि फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि वो डाइट ही नहीं है प्रॉपर। अच्छा। मतलब उसमें न्यूट्रिएंट ही प्रॉपर नहीं मिलते क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड सारे फूड है। लेकिन देखिए अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है तो अगर आपको सप्लीमेंट 1% दे रहा है तो एटलीस्ट वो 50% प्योर तो दे रहा है आपको नेचुरली। ऐसी है ना, नेचुरल चीज आपको कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचा कर देती है लेकिन नुकसान कोई नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही है जी। फूड सिक्योरिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे, डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, माहिर ग़िज़ाइयात हैं। डॉक्टर हिबा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और फिर वही बात करेंगे कि अपना जो खाने पीने का कह लें कि रूटीन है उसको अच्छी बना लें और जो चीज़ें डॉक्टर हिबा ने हमें बताई है कि उसका इंटेक ज़्यादा कर लें ताकि हम ये जो ग़िज़ाई किल्लत है इससे बच सकें। मज़ीद भी आपसे बात करने, लेकिन यहाँ वक्त पे एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं सुहाने मौसम के हवाले से। बाहर मौसम तो बड़ा सुहाना हो चुका है, मानसून का सीजन भी शुरू हो गया है और जब भी मौसम बरसात आता है तो बारिश के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उससे निपटना एक बड़ा मसला बन जाता है। बारिश के बाद अक्सर इलाकों में पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। शहरियों को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी वासा के सुपुर्द होती है, लेकिन वासा को मौसम बरसात से निपटने के लिए अमली इक़दाम में शदीद माली मुश्किलात दरपेश है। वासा ने मौसम बरसात से कबल मॉनसून तैयारियों के लिए हुकूमत से 42 करोड़ 50 लाख के फंड्स की इस्तदा की और वज़ीर आला पंजाब ने ग्रांट की असूली मंजूरी दी, मगर महकमा खजाना ने फंड्स का इजरा में ताखीर की है। मॉनसून तैयारियों के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, वासा को फंड्स का इजरा बर वक्त क्यों नहीं किया गया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा हैं सैयद जाहिद अजीज साहब हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, थैंक यू।
सर हमने देखा है कि आज मानसून का सीजन स्टार्ट हो गया है, पहली बारिश भी बरस पड़ी है और आने वाले हफ्ते में भी तेज बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो मानसून की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, क्या क्या इकदाम उठाए जाएंगे शहर को डूबने से बचाने के लिए? जी, आज मानसून की आप कह सकती हैं कि पहली बारिश है। एग्जैक्टली, हाँ जी। और इस वक्त गुजरांवाला में अब से 1 घंटा पहले 80 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अच्छा। वही बारिश अब लाहौर पहुंची हुई है। इस वक्त एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि तकरीबन 40 मिलीमीटर तक ये जाएगी। और लाहौर का जो सिस्टम है हमारा ड्रेनेज का, वो 50 मिलीमीटर तक बिल्कुल सस्टेनेबल है। उस दौरान कुछ ज़्यादा पॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है। अभी मैं लक्ष्मी चौक से आ रहा हूँ सीधा, वहाँ पे पानी अभी तक नहीं खड़ा हुआ, बारिश चल रही है। और पूरा स्टाफ हमला फील्ड में है, 26 कैंप कायम कर दिए गए हैं, मशीनरी सड़कों पे है। हम लोग बल्कि रात से बारिश का इंतजार कर रहे थे, कभी सड़क पे आ जाते थे, कभी घर चले जाते थे। ठीक है। तो लेकिन हम काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं इंशाल्लाह ताला, लोगों को ज़्यादा दुश्वारी नहीं होने देंगे। अगर कहीं पानी थोड़ा बहुत खड़ा हुआ तो 1-2 घंटे में हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो रात से आप इंतजार कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि बारिश का, तो वो तैयारियां देखने के लिए इंतजार कर रहे थे या वैसे ही मौसम के हवाले से इंतजार कर रहे थे? तैयारियां देखने के लिए। अच्छा। क्योंकि हमारा चूंकि लाहौर का जो पानी का सिस्टम है ड्रेनेज का, वो पंपिंग पे डिपेंडेंट है, यानी बिजली के साथ पंप चलेंगे और वो रावी में पानी जाएगा। लक्ष्मी चौक का पानी है तो पंपिंग स्टेशन चलेगा, तो उसमें फिर जनरेटर है कि नहीं है, उसमें डीजल है कि नहीं है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और सारा अमला फील्ड में गाड़ियों के समेत, क्योंकि जब कोई ऐसी सड़क का नीचा किनारा हो, यहाँ पे डीपर एरिया हो, तो उस किनारे पे पानी पहुंच जाता है, फिर सक्शन मशीन ने निकालना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने सारी रात यही वेट कर रहे थे कि बादल कहाँ तक पहुंचे हैं, रडार देख रहे थे। हाँ। और सुबह बारिश होने से 1 घंटा पहले फिर मैं भी निकल आया और सारे लोग बाहर थे। और इसी का नतीजा ये है कि लाहौरिये ज़रा थोड़े से ट्रैवलिंग में आसानी महसूस कर रहे होंगे। अभी भी कोई सड़क में ब्लॉक नहीं है। अच्छा, पानी कहीं हमें खड़ा हुआ नजर नहीं मिल आएगा। मैक्सिमम ये होगा कि कोई किनारा ऐसा सड़क का नीचा हो तो उस किनारे पे कहीं गड़ा पड़ा हो, गड़ा, या जैसे आपका ये जो गोल चक्कर है प्रेस क्लब के साथ, वहाँ पे शिमला पहाड़ी के साथ कोई डीपर जगह है। इस तरह ड्यूटी फ्री शॉप के पास एक छोटी सी डीपर कुपर रोड है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जो ज़रा सड़कें नीची बनी हुई हैं, वहाँ पे पानी पहुँच जाता है और उसको 1 से 2 घंटे में हमने निकाल देना है। अच्छा, ये हो जाएगा। और हम ये देख सकते हैं कि इस दफ़ा अगर मानसून की जो तैयारियां हैं वो बड़ी ज़्यादा उरूज पर हैं और इस दफ़ा हमें जो जल थल एक होता नजर नहीं आएगा। ये कैसे? लॉरेंस रोड पे तो आज बिल्कुल ही वहाँ पे ना मैं गया हूँ ना कुछ स्टाफ गया, क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ हमने पानी का टैंक बना दिया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह अब वो भी खुदाई कंप्लीटेड है, ये जो कश्मीर रोड वाला टैंक है, और वहाँ भी अगली बारिश, ये टैंक बनने से हमें फायदा ही होगा। फिर हमें बिल्कुल मुझे भी नई बारिश का इंतजार करके बाहर निकलना पड़ेगा, ना मेरे स्टाफ को, क्योंकि वो सिस्टम ही खुद ऐसा फुल प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन जब तक हमारे सिस्टम में इनएडिक्वेसी है, हमें बाहर निकलना पड़ता है। बेशक ऐसे ही है। और कुछ देर पहले आप लोगों ने सर फंड्स भी मांगे थे हुकूमत से और वज़ीर आला ने असूली मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन महकमा खजाना ने उसको अभी तक उसका इजरा नहीं किया। क्या वजह हुई, क्या सामने आ रही है वजूहात? दरअसल हर साल जुलाई में हमें माली साल शुरू होता है 1 जुलाई को। बिल्कुल। तो जुलाई के अंदर ही हमें 425 मिलियन लाहौर वासा को मिल जाते हैं, दीगर शहरों में भी वासाज हैं उनको मिल जाते हैं। इस वक्त अंडर प्रोसेस है, लेकिन उससे हमारे किसी काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। अच्छा। कि हमें पता है कि 100% श्योर है कि इसमें प्रोसीजरल होता है डिले, लेकिन इसका नतीजा ये नहीं होता कि हमने कोई तैयारियों में कोई कमी लानी हो, क्योंकि पेमेंट तो बाद में करनी होती है। जब भी आप कोई काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पहले देते हैं, तो इस वक्त किसी में तैयारियों में खलल नहीं आया। अच्छा। और अगले हफ्ते हमें यकीन है कि ये पैसे मिल जाएंगे, ये फंड्स आपको मिल जाएंगे। तो मतलब जो हमने पहले तैयारियां करनी थी प्री मॉनसून, वो पहले ही हम लोगों ने कर ली हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो हमने सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। और बिजली हो गई, पंपिंग हो गई, या मशीनें हो गई, या ड्रेनों की सफाई, सारा कुछ हो गया है। इसमें कोई भी ड्रेन ऐसी नहीं है जो 4 से 5 फीट नीचे ना हमने की हो। मतलब इस दफा अर्बन फ्लडिंग का जो है मसला है वो तो हमें दरपेश नहीं होगा। बिल्कुल। आप पाकिस्तान में सबसे बेस्ट शहर अर्बन फ्लडिंग के हवाले से हमारा है। बिल्कुल। तैयारी के हवाले से, रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो ऐसी बारिश ना हो जाए जो कभी नहीं हुई, तो वो अलग बात है। जैसे कल न्यूयॉर्क में हुई है, अगर न्यूयॉर्क की फुटेज आप देखें, कल ही वाकया हुआ है, वहाँ की सारी मेट्रोज में, सड़कों पे जल थल हुआ था, क्योंकि वो एबनॉर्मल बारिश थी। तो अगर कोई एबनॉर्मल खुदा न खास्ता बारिश होती है तो जाहिर है कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर 50 mm, 100 mm, 120 mm तक बारिश होती है तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग न्यूज़ भी पढ़े थे कि वज़ीर आला ने भी तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया है। बिल्कुल। हाँ, तो हम सारे अलर्ट हैं,
बिल्कुल सारे अलर्ट हैं और अभी मैं फील्ड से आ रहा हूँ और फील्ड में ही वापस जा रहा हूँ। फिर मुक्तसर आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ, इससे यहाँ के बाद दोबारा फील्ड में होऊंगा इंशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा, जब जैसे मामूल से ज़्यादा जब बारिश होती हैं तो फिर किन किन मसाइल का हमें या वासा को जो है वो सामना करना पड़ता है? अगर तो कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो एबनॉर्मल है, जैसे कि हुआ था 2 साल पहले 288 मिलीमीटर बारिश हो गई थी एक ही दिन में। अच्छा। तो फिर हमें 6 घंटे लग गए थे, लेकिन 6 घंटे भी समझें कि अगर यही किसी और शहर में हुआ होता पाकिस्तान के तो शायद वो 2 हफ्ते लगते इस पानी के ड्रेनेज में। हमने 6 घंटे में वो क्लियर कर दिया। तो ज़्यादा बारिश हो जाए तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा ड्रेनेज के निज़ाम को, क्योंकि आपने पानी को दरिया रावी तक पहुंचाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे एबर्ट रोड पे बारिश हो रही है तो इस पानी को हमने रावी तक जब पहुंचाना है तो पाइपों के रास्ते से और ड्रेनों के, तो वो इट टेक्स टाइम, तो उतने घंटे फिर वेट करना पड़ जाता है। लेकिन 50 mm तक कोई पानी नहीं खड़ा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह ऐसे ही हम भी यही सोचते हैं और यही उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि आज पहली बारिश है मॉनसून की और सुबह से ही आगाज़ हो चुका है उसका, और अब रात तक देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। सर, जब ये बारिशें होती हैं तो आपको वासा के साथ साथ मजीद किन किन इदारों का ताउन चाहिए होता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो लेस्को होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी बिजली से हमारे पंप्स ने चलना है। अच्छा। और अगर जनरेटर्स में फिर आप खास लिमिट तक चला सकते हैं, नहीं तो वो हीट अप भी हो सकते हैं या उनका फ्यूल का इशू भी आ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो लेस्को है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है लेस्को का जो निज़ाम है वो तरसीली निज़ाम ही गायब हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक हिस्सा है सिस्टम का, लेकिन फिलहाल आज कुछ ठीक ही चल रहा है, हमारे पंपिंग स्टेशन चल रहे हैं। दूसरा होता है LWMC। अच्छा। क्योंकि हमारे पंप्स का निज़ाम, उसमें अगर कोई सॉलिड वेस्ट फंस जाए जाके तो वो पंप बंद हो जाते हैं, फिर उतनी तखीर हो जाती है ड्रेनेज में। तो LWMC हमारा दूसरा। तीसरा वो इदारा जो सड़क बना के गायब हो जाता है, चाहे कोई भी इदारा हो, चाहे वो हाईवे डिपार्टमेंट हो या कोई हो, वो सड़क बना के जब एक जगह नीची बना देगा एक जगह ऊंची बना देगा, वो तो अब घर बैठ गए। लेकिन पानी ने अपना रास्ता बनाते हुए नीची जगह पे पहुंच गया और वहाँ पानी खड़ा हो गया। तो उसके बाद फिर वासा है, मीडिया है, और फिर वासा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मॉनिटर खुद कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आज सुबह से ही वो इन टच है उनका ऑफिस, और वो इंशाल्लाह हम शहरियों को लेट डाउन नहीं करेंगे। दूसरा सर, जब भी बारिशों का सिलसिला शुरू होता है जो लाहौर के नशेबी इलाके हैं वो ज़्यादातर डूब जाते हैं, इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला गया है? जैसे मैंने बताया कि हमारे 22 पॉन्डिंग पॉइंट थे लाहौर में जहाँ पे पानी खड़ा होता था, क्योंकि वो नीचे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पानी को पता होता है कि कौन सी जगह नीची है, वो खुद ही वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा। चाहे वो करतबा चौक हो या लारस रोड हो या लक्ष्मी चौक हो। तो हमने उन 22 पानी को तो पता होता है, क्या इदारों को पता होता है? इसीलिए इदारे ने एक एक करके हमने उनको खत्म करना शुरू कर दिया। जैसे पिछले साल 22 थे, अब 21 रह गए पॉइंट्स। ठीक है। और इस 1 महीना और गुजरेगा तो फिर 2 और कम हो जाएंगे पॉइंट्स। जैसे कश्मीर रोड और शेर, जहाँ पे हमने टैंक बना देने। फिर कजाफी स्टेडियम अगले बारिश से पहले, अगले साल से पहले वो भी पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं उसी तरह हम पॉइंट्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। और अहलियत वासा ने अपनी साबित की है कि अगर हमें रिसोर्सेज पूरे हों, क्योंकि बात यह है कि गवर्नमेंट की तरजीहात में हेल्थ है सबसे पहले, कोविड-19 है, तालीम है। क्योंकि अगर तो चंद घंटे की लोगों की दुश्वारी को रोकने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। ये 2-3 घंटे लोग बर्दाश्त कर लें तो वही पैसे हेल्थ में चले जाएं। तो इसलिए गवर्नमेंट एक एक करके पॉइंट्स को खत्म कर रही है। अच्छा। और हमें फाइनेंस कर रही है, और मैं यही एक्सपेक्टेशन हमें करनी चाहिए। लेकिन सर, ये सिर्फ एक ही दफा का मरहला नहीं है, ये मसाइल नहीं है, ये हर साल ही आना है। मॉनसून का सिलसिला हर साल ही आना है। लेकिन हम अगर ये समझ कर बैठ जाएं कि जब आएगा तब देखी जाएगी, तो ये भी तो ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट अपनी बसात के मुताबिक हर साल 1-2 पॉइंट्स खत्म करने की फाइनेंस हमें कर देती है, और हम हर साल 1-2 पॉइंट कम कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो मज़ाफ़ाती हैं, जहाँ शहर फैल रहा है। ठीक है। शादरा साइड, फिरोजपुर रोड साइड या GT रोड पे इंडिया की तरफ जा रहे हो तो वो लोग फसलें काट के घर बना रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं, वहाँ पे ड्रेनेज का निज़ाम नहीं है। तो ये एक हमारा फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा। इसके लिए वासा ने मास्टर प्लान बना रखा है। ठीक है। जहाँ तक अर्बन एरिया का सवाल है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो सेंट्रल पार्ट है, उसके पॉइंट्स तो जिस तरह से गवर्नमेंट हमें फाइनेंस कर रही है और वासा काम कर रहा है, मुझे यकीन है कि अगले 2 साल में सिर्फ 8 से 7 पॉइंट्स रह जाएंगे। अच्छा। पूरे शहर में, जो 1 करोड़ से बड़ी आबादी का शहर है, ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। और जैसे मैंने बताया कि लॉरेंस रोड एक ऐसी जगह थी कि जिस तरह की बारिश आज हुई है
वहाँ पे फुटपाथ भी नज़र नहीं आता था और सड़क के दरमियान का जो मीडियन होता है वो भी नज़र नहीं आता था, पानी में डूब जाता था। बिल्कुल। तो अब वहाँ पे 1 इंच भी पानी नहीं खड़ा हुआ और लोग बिजनेस रवां दवा है और बोर्ड के इम्तहानात भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये एक अचीवमेंट है और इंशाल्लाह हर साल हम पहले से इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर ये मॉनसून के सिलसिला शुरू होने से पहले कितनी देर आप लोग जो है वो इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, कितने अरसा पहले ही? दरअसल मॉनसून की तैयारी सारा साल हमें जारी रखनी पड़ती है क्योंकि सारा साल ही लोग कूड़ा करकट नालों में फेंकते रहते हैं। तो अगर हम सारा साल ना उन ड्रेनों को साफ करते रहें तो वो तो बंद हो जाएं और वहाँ से कराची वाला हिसाब हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए हमें सिवाय स्मॉग का पीरियड जो अक्टूबर से नवंबर के दरमियान होता है, उस वक्त धुआं नहीं हम फैलाना चाहते, उन 2 माह में हम डिसिल्टिंग नहीं कर रहे होते नालों की। बाकी पूरा साल हमारे ट्रक्स और एक्सकेवेटर्स नालों के गिर्द आपको नजर आएंगे, सफाइयाँ कर रहे होंगे, अच्छा, लोग फेंकते जा रहे होंगे। हम तो पूरा साल इसकी तैयारियाँ जारी रहती हैं। और एक और चीज़ अक्सर मैंने मीडिया पे देखी है, आपका चूँकि ज़्यादा ये जो चैनल है ये काफ़ी अवेयरनेस है इसमें ज़्यादा है, तो बाकी चैनल्स ये कह रहे थे जी कि शहर की सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लग गई, वासा के दावे दरे के दरे रह गए। लेकिन वो जो 2 घंटे बाद वो सड़कें दोबारा नदी नालों से नजर आती हैं, बेशक वो भी वासा की वजह से ही है, बेशक ऐसे ही है। तो ये एक पॉइंट है जो कि मेरा ख्याल है लोगों को नोटिस करना चाहिए कि आखिर पानी शहर से निकाला है, किसी महकमे नहीं क्लियर किया ना, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसको क्रेडिट भी देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर जैसे आपने बताया कि लॉरेंस रोड वाला जो वाटर टैंक है वो तो बन चुका है, बाकी भी हमारे बन रहे थे, वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? इस वक्त 2 तो ज़ेरे तामीर हैं। अच्छा। कश्मीर रोड पे जो अलहमरा है उसके साथ ग्रीन बेल्ट के नीचे बन रहा है, उसके 16 फीट खुदाई भी मुकम्मल सारी हो गई हुई है और अब उसके ऊपर सिविल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हम इस वक्त 10 दिन अवे हैं फ्रॉम इट्स फंक्शनल होने में। तो 10 दिन बाद अगर बारिश हुई जो भी, तो वो इसमें पानी कश्मीर रोड पे नहीं खड़ा होगा। उसके बाद शेरावाला गेट वहाँ पे काम शुरू हो गया है, लेकिन आज हमने रोका है ताकि वहाँ पे चूँकि आबादी करीब है तो हम नहीं चाह रहे कि खुदाई के दौरान कोई हादसा हो जाए। कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम का आगाज़ अगले माह हो रहा है, वो सबसे बड़ा होगा, 40 लाख गैलन का पानी का टैंक होगा। और इसमें 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो सड़कों में पानी नहीं खड़ा होता उस वजह से, दूसरा वो पानी आपका स्टोर हो जाता है, हाँ। जो आप पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं, घास के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो इस साल दिसंबर तक 3 मजीद कंप्लीट हो चुके होंगे लारस के अलावा। ठीक है। तो फिर अगले साल 3-4 और बनाए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सर जो मशीनरी और जो स्टाफ यूज होता है इस सारे सिलसिले में मॉनसून के, वो हमारे पास कंप्लीट है, वो ट्रेंड है हमारे पास? बिल्कुल, हमने कुछ टेम्परेरी बंदे भी हायर किए हैं, जो बरसात के लिए काम आएंगे हमारे। तो जो कैंप्स हैं हमारे उनमें यूनिफॉर्म्ड बंदे हमारे 26 मकामात पे बैठे हुए हैं इस वक्त। ठीक है। बारिश हो या ना हो 24 आवर वो शिफ्टों में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है। ताकि उनको कहीं से आना ना पड़े बारिश की सूरत में। तो उसके अलावा मशीनरी वालों को हर गाड़ी को पता है कि उसने किस पॉइंट पे पहुंचना है जब बारिश होगी। ठीक है। तो सारी चीज़ें फ़ाल हैं। और जो अंडर पासिस हैं लाहौर में, इस वक्त किसी अंडर पास में पानी नहीं खड़ा हुआ और वो सिर्फ शेल्टर लेने के लिए मोटर बाइकर्स वहाँ खड़े हो जाते हैं तो ट्रैफिक रुक जाती है, ताकि बारिश जो है वो रुक जाए तो हम लोग फिर अपना सफर जो है वो तय करें। ठीक है जी, मॉनसून की तैयारियों के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसका बाकायदा आगाज हो चुका है और सैयद जाहिद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेमटी पास आए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और बारिश का सिलसिला तो आज शुरू हो चुका है, मॉनसून का भी आगाज हो चुका है और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कारकर्दगी नजर आती है हमें वासा के हवाले से। अब मुझे आपने इजाजत देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बाहर बहुत मजे की बारिश हो रही है, मौसम एंजॉय करिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।